देश प्रदेश के तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। स्वागत है आपका न्यूज 21 भारत में। रुक करेंगे खबरों की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल जातिगत जनगणना को लेकर सभी राजनीतिक दल के साथ गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री से जातिगत जनगणना कराने के लिए समय मांगा था, लेकिन प्रधानमंत्री की व्यवस्था की वजह से इस काम की जिम्मेदारी गृह मंत्री को दे दी गई। दरअसल राज्य सरकार जातिगत जनगणना और सरना धर्म कोड लागू होने की मांग कर रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर देश में लंबे वक्त से बहस छिड़ी हुई है। इस मसले पर अब केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती करना कठिन काम है। सरकार द्वारा दाखिल जवाब में कहा गया है कि साल 2011 की जनगणना के मद्देनजर सरकार के पास हर जाति की गिनती का कोई ठोस डाटा नहीं है। सरकार का मानना है कि साल 2011 में किया गया सोशल, इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस गलतियों से भरा हुआ है। अपने जवाब में केंद्र ने 2021 की जनगणना में जाति का सेक्शन जोड़ने का विरोध किया है। सरकार ने कहा है कि ऐसा करना बेहद ही कठिन होगा, इससे डाटा में गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे में 2021 की जनगणना में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस रुख से उन तमाम राजनीतिक दलों, संगठनों को झटका लगा है जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। त्योहारी सीजन में आम आदमी को महंगाई का झटका लग सकता है। केंद्र सरकार गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी बंद कर सकती है, जिस वजह से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये पार कर जाएगी। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, पर सब्सिडी को बंद किया जा सकता है। इस वजह से घरेलू गैस की कीमत में बढ़ोतरी संभव है। गैस सिलेंडर में हर माह हो रही वृद्धि। रांची में अभी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है। गैस सिलेंडर की कीमत में हर माह वृद्धि हो रही है। अगस्त 2021 में घरेलू गैस की कीमत 917 रुपये थी। 1 सितंबर 2021 से घरेलू गैस सिलेंडर के दर में 25 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद से एक सिलेंडर 942 रुपये में उपलब्ध हो रहा है। सब्सिडी बंद होने के बाद यह कीमत 1000 रुपये के पार हो जाएगी। जुलाई 2021 में गैस सिलेंडर फिर 25.5 रुपये महंगा हुआ था, जिसके बाद रांची में प्रति सिलेंडर पर 892 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन में ये बात सामने आई है कि उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए 1000 रुपये तक देने के लिए तैयार हैं। आर्थिक रूप से कमजोर को सब्सिडी देने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार दो रुख अपना सकती है। पहला ये कि सरकार या तो अभी जैसा चल रहा है उसे चलने दे, दूसरा कि उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी दी जाए। हालांकि सब्सिडी देने के बारे में अभी कुछ भी साफ नहीं कहा गया है। 6 गुना कम हुआ सब्सिडी का भार। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार ने 3559 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में उपभोक्ताओं को दिए थे। वित्त वर्ष 2019 से 20 में यह खर्च 24,468 करोड़ रुपए का था, यानी एक साल में ही सरकार ने सब्सिडी में लगभग 6 गुना कटौती की है। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में सिद्दीकी पंचायत के मजगामा गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बिस्तर में मृत महिला के शव को जिंदा रखने का खेल पूरा दिन चलता रहा और ग्रामीण मृतक महिला के जिंदा होने के आस में पूरा दिन इंतजार करते रहे। यह अंधविश्वास का खेल अशिक्षित गाँव में ईसा मसीह के प्रचारक महिलाओं के द्वारा प्रार्थना और झाड़ फूक करने का खेल घंटों चलता रहा और उनके द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि बेजान शरीर में जान आ जाएगी। यह अंधविश्वास का खेल धीरे धीरे आग की तरह मजगामा गांव के अलावा पूरे सिद्दीकी पंचायत में फैल गया। देखिए एक रिपोर्ट। दरअसल प्रतापपुर प्रखंड में इन दिनों ईसा मसीह के प्रचारक सुदूरवर्ती गांव, जहां अशिक्षा और नक्सलवाद से ग्रसित गांव है, उन इलाकों में धर्मांतरण का खेल जारी है। इस क्रम में सिद्दीकी पंचायत अंतर्गत मजगामा गांव की ही महिला की मौत हो जाती है। मृतक महिला 8 माह की गर्भवती थी और उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाने से इलाज कराने के लिए ले जाने के क्रम में उसकी मौत रास्ते में हो गई, जिसके बाद उसके परिजन उस मृत महिला का शव लेकर अपने घर लौटे ही थे कि चर्च से जुड़े अंधविश्वास की 7 से 8 दीदियां आई और उसके घर वालों को बताया कि मैं आपकी बहू को जिंदा कर सकती हूँ। जिसके बाद मृत महिला के परिजनों को पता नहीं क्या सूझा कि वो चर्च से जुड़े अंधविश्वास की दीदियों पर भरोसा करके उसके परिजन प्रार्थना व झाड़ फूक कराने को लेकर तैयार हो गए। उसके पश्चात उस मृत महिला के शव को अकेले कमरे में बंद कर अंधविश्वास का खेल शुरू किया गया और चर्च से जुड़ी महिलाएं प्रार्थना और झाड़ फूक शुरू कर दी। समय बीतता चला गया, जिसके बाद उसके परिजन ने झाड़ फूक कर रहे दीदियों से सवाल करने लगी कि अभी हमारी बहू कैसी है।
उसके बाद चर्च से जुड़े दीदियों ने झूठे आश्वासन देते रहे कि आपकी बहू की सांस चलने लगी है, तो कभी वो लोग बताते कि वो पानी पी रही है, तो कभी बोलते कि वो जिंदा हो गई है। लेकिन ना ही वो बेजान शरीर में कोई हरकत हुई और ना ही वो दोबारा बिस्तर से उठ सकी। लेकिन उसके परिजन इस आस में बैठे रहे कि हमारी बहू जिंदा हो उठेगी। इस उम्मीद में सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना ही शरीर में जान लौटी और ना ही ग्रामीणों की अंधी आस्था कोई रंग लाई। पूरा दिन बीत जाने के बाद ग्रामीणों ने ग्रामीण चिकित्सक को बुलाया और उस मृत महिला का जांच करवाया, जिसके बाद डॉक्टर ने जांच किया तो उन्होंने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद झाड़ फूक करने वाली दीदियां वहां से फरार हो गई। इन क्षेत्रों में अंधविश्वास की जंजीरें आज भी जकड़ कर रखी हुई है और इसी का फायदा उठाकर भोले भाले ग्रामीणों को धर्मांतरण कराने में वो सफल हो जाते हैं। ननाई गांव के आने के क्रम में हुआ कि डॉक्टर साहब ऐसा है, ग्रामीण लोग बोले कि ऐसा है कि जैसा देखा जाए सर, एक महिला को जिंदा है या मरा हुआ है। हमने आला उला लगा करके पल्पिटेशन वगैरह लगा कर देखा, वो व्यक्ति नगण्य थी, लेडीज ना थी। समथिंग करीब मरे हुए उसको 4 से 5 घंटा पहले ही हो चुका था। फिर भी हमें लोग डुगी ड्रामा देख करके 4-5 व्यक्ति यीशु मसीह के नाम लेकर के कहते हुए कि अभी नड़ी चल रहा है, तो अभी पानी पी रहा है, तो अभी सांस चल रहा है। इसी क्रम में हमको बहुत गुस्सा आया लेडीज लोग पे कि ये व्यक्ति पहले ही 4 घंटा में मर गई है, उसके बावजूद भी तुम लोग कहते हो। तो न कुछ लोग महिला के द्वारा कहा गया कि पिता के गोद में सोया हुआ है, अभी गहरी नींद में है। तब पता चला उधर बिहार से, मतलब उधर हम नहीं रह गया तरफ, तो उधर से पता चला कि इस पूजा होता है ना, परमेश्वर का पूजा है, तो इसमें जाके देखिए ना अच्छा हो जाएगा। तो हम तो वहाँ जाके हम तो अच्छी किए कि सही हो जाएगा तो ठीक है, तो वही हम जा करके मतलब वहाँ अच्छी किए, तो हम अच्छी लिए कि पिताजी हमको ठीक हो जाएगा तो फिर हम जुड़ जाएंगे। तो वही हम बोले, तो हमको बेटा बिल्कुल अभी तक भैया देखिए कि अच्छा है, तब कैसे न मान। 10 से 12 महिला इन लोग बैठे और आपस में ही इन लोग घर में बैठ के अंदर गेट लगा दिए। कोई मतलब बाहरी आदमी जनता को मिलने नहीं दे रहा, नहीं दिखने दे रहा है। इसमें जाकर फिर आपस में बात ये सब कर रहे हैं कि नहीं जिंदा है, जिंदा कर देंगे इनको, और पानी पिलाए हैं पढ़ के। और अपने मतलब क्या हम लोग तो मतलब वहाँ अंदर जाने ही नहीं दे रहे, तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसे कोई पता ही नहीं चल रहा है जनता को। लेकिन फिर भी जनता का मतलब ये था, जो देखा था मतलब डॉक्टर साहब के लड़का, वो बोल दिया कि नहीं मृत्यु मतलब है ये, मतलब इसमें जान ही नहीं है कुछ। फिर भी मतलब हम लोग बोले देखने दीजिए। उसके बाद मतलब 11 बजे से लेकर मतलब 4-5 घंटे यहाँ पे आदमी खड़ा रहा, मतलब 3 से 4-5 बजे मतलब इनको पता लगा कि मृत्यु है, डॉक्टर साहब आए जब। उसके बाद मतलब फिर भी मतलब बीच बीच में इन लोग बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है, पानी पिलाए हैं और धड़कन चल रहा है और बैठी भी है, ऐसे तो इतने तक बोल रहा है। मतलब उसमें जितना भी आदमी है ना अंदर से यही सलाह दे रहे हैं कि नहीं ठीक है, पानी पी रहे सब कुछ है। काहे को उनका परिजन भी आया, माता पिता, उसमें भी बोल रहे हैं कि नहीं अभी आप लोग बैठिए, ठीक है चल रहा है, बढ़िया है, इलाज चल रहा है। कहा इलाज चल रहा है, उसमें इलाज चल रहा है। मृत्यु आदमी को उसको बार बार झाड़ फूक करने से कहा इलाज चलेगा, वो मृत्यु हो गया फिर उसके में क्या होगा, जान थोड़ा है उसमें, बोल जिंदा होगा वो। बस तो, इसमें फिर तो ये बताइए कि जब वो मृत हो गई थी, जब डॉक्टर आई तो फिर वो जो दीदी लोग थी तो फिर क्या वो लोग यहाँ रही थी या फिर वहाँ से निकल पड़ी? पता डॉक्टर साहब बोले कि नहीं इनमें मतलब जान ही नहीं मर गई है। उसके बाद आराम से धीरे धीरे उन लोग इतना जल्दी निकले, इतना जल्दी, जेंट्स तो नहीं थे जितने थे लेडीज थे, इतने जल्दी निकले कि मत पूछिए। वो सब बोल रहे हैं कि हम देखने गए थे, से हम मरीज को देखने गए थे, ताकि तो उसी में था, उसको मतलब झाड़ फूक कर रहे थे और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो जो दीदी है वो कहाँ की रहने वाली? यहीं है आसपास, यहाँ से यहाँ तक है। इसमें क्या नाम है उनका? उनका का नाम बताइए। घर में जो इतने हैं देखिए, 2 यादव इनके 2 है, फिर इनका सेवक यादव इनके घर पार में 2 के हैं, और इसमें मतलब इसी माहौल में से 8-10 गो के हैं, समझे कि नहीं। जिला प्रशासन रांची में दुर्गा पूजा के त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता रांची डीसी कर रहे थे। रांची के विभिन्न पंडालों से आए संचालकों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में डीसी ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है, जिसमें विशेष रूप से बनाए गए छोटे पंडालों या मंडपों में ही पूजा की जा सकती है। दुर्गा पूजा के पंडालों को चारों तरफ से बैरिकेडिंग किया जाएगा। पूजा पंडाल का निर्माण किसी भी विषय पर नहीं किया जाएगा। स्वागत द्वार पर तोरण का निर्माण नहीं किया जाएगा। मूर्ति का आकार 5 फीट से अधिक नहीं होगा। पंडाल में वही उपस्थित रह सकते हैं जिसने टीके ले रखा हो। कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। सामुदायिक भोग प्रसाद का वितरण समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा।
पंडाल के निर्माण के लिए किसी भी मार्ग को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। 3 निर्देशों के पालन का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हम लोगों को आश्वस्त किया है कि इस बार भी सभी पूजा समिति जो है, जो सरकार की जो गाइडलाइन है दुर्गा पूजा को लेकर, उसका वो लोग अक्षरशः से पालन करेंगे और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से नियमानुसार जो है इसका मनाया जाएगा विजयदशमी। और कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो SOPs हैं, जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उस पर भी विशेष बल दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है लोग घर से ही देवी माँ का दर्शन करें, भगवती का दर्शन करें, पूजा पाठ घर पे ही करें। यही उम्मीद है इन्होंने आज आश्वस्त किया है और हम उम्मीद करते हैं कि रांची जिला प्रशासन को सभी निवासियों और सभी वासियों का हम लोगों को सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। सामाजिक संगठनों से क्या फीडबैक मिला, क्या कहना है? सामाजिक संगठनों के द्वारा जो है नियम के पालन को करने के लिए आश्वस्त किया गया है उनके द्वारा, और उन्होंने राज्य सरकार के नियमों का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि कोविड में पिछले साल जहाँ पर 4 फीट था वहाँ 5 फीट की मूर्ति का साइज़ बढ़ाया गया है। साथ ही साथ पंडाल में जहाँ पहले 7 लोगों को अलाउ किया गया था वहाँ 25 लोगों को अलाउ किया गया है। तो सामाजिक संगठनों ने इसका वेलकम किया है और आश्वस्त किया है कि जिला प्रशासन को पूरी तरह से मदद करेंगे विजयदशमी को शांतिपूर्ण मनाने में। वहीं इस बैठक में रांची SSP भी मौजूद रहे। उन्होंने पंडाल संचालकों को आश्वस्त किया कि पूजा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी। साथ ही साथ सादे लिबास में पुलिसकर्मी हर पंडाल के इर्द गिर्द नजर बनाए रहेंगे। वहीं पंडाल संचालकों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत ही पूजा मनाने की बात कही है। अध्यक्ष महानगर दुर्गा पूजा समिति रामधन बर्मन, जिला प्रशासन के साथ हमारी जो बैठक हुआ, हम सरकार का गाइडलाइन का पूरा अक्षर पालन हम लोग कर रहे हैं। और इस वर्ष हम लोग जो है ना, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग कोविड को बुरा मानते हुए और सरकार का गाइडलाइन को समर्थन करते हुए हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। और जिला प्रशासन का कंधे से कंधा मिला के और जितने हमारे 301 समितियां हैं वो सबको हम लोग पालन कराने में हम लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और हमारे सारे पदाधिकारी, हमारे संयोजक, हमारे तमाम लोग ग्रामीण दुर्गा पूजा समिति भी साथ में है। और इस कोविड को देखते हुए, महामारी को देखते हुए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं दुर्गा माँ का कि इस बार हम लोग को थोड़ा अगर बच जाएंगे तो अगला बार हम लोग फिर माँ से अच्छे से पूजा करेंगे। यही हमारी आराधना और कामना यही है। राजधानी रांची के चुटिया स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल में भारतीय युवा मोर्चा द्वारा सेवा और समर्पण के तहत मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बीजेपी के कई नेताओं का स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। रांची के खलारी थाना क्षेत्र के पीपरवार GM ऑफिस के समीप टेढ़ी पुल के पास एक ट्रक की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया है। देर शाम शहर के बुंडू थाना क्षेत्र में एक स्कूटी और मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे DC ऑफिस के एक कर्मचारी पुष्कर लोहरा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक मामला बुंडू राहे रोड ताऊ के निकट का है, जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ। मृतक कर्मचारी पुष्कर की उम्र 30 साल थी, जो लोहरा राहे OP थाना क्षेत्र स्थित महेशपुर गांव के निवासी थे। वहीं दोनों घायल गोवर्धन मुंडा, रितु मुंडा राहे OP थाना क्षेत्र के नूरू गांव के निवासी हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। JSSC यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की नई नियमावली को झारखंड हाईकोर्ट में मंजूरी दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और कुमारी सुगंधा के मुताबिक पार्थी रमेश हांसदा व अन्य के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर नई नियमावली को रद्द करने की मांग की गई। पार्थियों द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि उर्दू को जनजातीय भाषा की श्रेणी में राजनीतिक मंशा के कारण रखा गया है। झारखंड के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का माध्यम हिंदी है। उर्दू की पढ़ाई एक खास वर्ग के लोग मदरसे में करते हैं। ऐसे में किसी खास वर्ग को सरकारी नौकरी में अधिक अवसर देना और हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के मौके में कटौती करना संविधान की भावना के मुताबिक सही नहीं है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई नियमावली के 2 प्रावधानों को निरस्त किया जाना चाहिए। बता दें कि सरकार ने नियमावली में संशोधन कर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की श्रेणी से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया को रखा गया है।
सरकार के इसी फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। रांची नगर निगम की मेयर और नगर आयुक्त के बीच चल रही खींचतानी के बीच बीते दिनों आशा लकड़ा ने 2 पत्र लिखा। पहला पत्र मेयर ने नगर विकास सचिव को और दूसरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा। पहले पत्र में बीते मार्च माह में निगम परिषद एवं अस्थायी समिति में जोड़े कतिपय प्रस्ताव पर महाधिवक्ता से मंतव्य लेने की बात की है। वहीं दूसरे पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि विभिन्न निकायों के महापौर के अधिकारों को लेकर महाधिवक्ता ने जो मंतव्य दिया है उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। महाधिवक्ता के मंतव्य पर सवाल उठाने और फिर एक दूसरे मामले में अधिवक्ता से मंतव्य मांगने की कार्यशैली पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताते हुए सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि साफ है कि रांची की मेयर मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। जिनसे इनको गुहार लगानी है उन्हें गुहार के रूप में पत्र लिखती हैं, वहीं इससे पहले गुहार लगाने वालों पर आरोप भी लगाती हैं। एक तरफ तो रांची की मेयर निगम परिषद और अस्थायी समिति में जोड़े प्रस्ताव पर कुछ प्रश्नों पर महाधिवक्ता से मंतव्य मांगने की बात नगर विकास सचिव से करती हैं, वहीं दूसरी तरफ एक मामले में महाधिवक्ता के दिए मंतव्य पर सवाल उठाकर भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप भी लगाती हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल मेयर अपने अधिकार क्षेत्र में जो विषय नहीं आती है कभी कभी उसके संदर्भ में बयानबाजी करती रहती हैं। जनता ने जिस कार्य के लिए उनको चुना था उसे ना कर वह एन कैन प्राकरण विशुद्ध रूप से राजनीतिक लाभ या राजनीतिक चर्चा में रहने का काम कर रही हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा पिछले 24 महीनों से उनके अपने मजदूर कर्मचारियों का वेतन बकाया रखा गया है। कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में भी मजदूरों ने बढ़ चढ़कर काम किया। उसके बावजूद भी दैनिक भोगी मजदूर संघ आज भारत संचार निगम लिमिटेड कार्यालय के बाहर धरना देने पर मजबूर हैं। मजदूरों का कहना है कि पिछले 24 महीनों से उन्हें 1 महीने का भी वेतन नहीं दिया गया, ना ही कोई आश्वासन दिया गया। हमें हमारे परिवार चलाने के लिए भी अब सोचना पड़ रहा है। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। साथ ही साथ मजदूरों का कहना है कि 1990 से लेकर आज तक यह संस्थान में कार्यरत हैं, लेकिन संस्थान की ओर से यह रवैया उन्हें अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। उनकी मांग है कि जब तक उनका 24 महीने का वेतन उन्हें वापस नहीं दिया जाएगा तब तक यह धरना ऐसे ही आगे जारी रहेगा। बीएसएनएल में 1990 से कार्यरत दैनिक भोगी मजदूर संघ, जिनका 24 माह का कोविड काल में भी इन्होंने बहुत मेहनत करके बीएसएनएल के सरकारी गैर सरकारी संस्थान जो आता है इसके अंतर्गत इन्होंने सुचारू ढंग से काम चलाने का काम किया, लेकिन इनकी मजदूरी 24 माह का बकाया है, जो मजदूरी नहीं मिला है। उसी मजदूरी की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से यह आंदोलन चल रहा है और लगातार यह आंदोलन जब तक हमारी मजदूरी पर गंभीरता के साथ बात नहीं होगी, हमारी मजदूरी नहीं मिलेगी। और एक जानकारी आपको मैं दे दूं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, कि हमारे मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल 2020 के दिसंबर माह में भारत सरकार के क्षेत्रीय लेबर कमिश्नर ध्रुवा रांची कार्यालय में मिलकर उन्होंने आग्रह किया कि हमारा बकाया इतने समय तक लंबित है जो मजदूरी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने 2021 के जनवरी माह में जीएम साहब को यह आदेश देते हैं कि आप आउटसोर्सिंग कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके सीधे तौर पर इनकी बकाया मजदूरी को भुगतान कर दें, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी ऐसा पहल नहीं किया, कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि हम मजदूरों का मजदूरी मिलता नज़र आ रहा है। लेकिन मैं एक और आपको बता दूं, बहुत स्पष्ट, हम मजदूर संघ के लोग हैं, हम झूठ बोलना नहीं जानते हैं, हमारी आदत है सच बोलना। बीएसएनएल मैनेजमेंट को मैं यह भी धन्यवाद देता हूं कि हमारे लगातार 24 दिन का 1 घंटे के प्रदर्शन में इन्होंने एक छोटा सा काम जरूर किया है कि 3 महीने का 24 माह का जो बकाया उसमें 3 महीने का कुछ मजदूरों को दिया है और 140 मजदूर को नहीं मिला है। लगभग 200 मजदूर हैं, 60 को मिला है और 140 को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं एक साजिश भी हो रहा है हमें आपस में लड़ाने का, तो ये साजिश उनका सफल नहीं होगा, विफल होगा। गांधीवादी तरीके से हमारी मजदूरी की मांग को लेकर इन मजदूरों को मजदूरी की आप समझ सकती हैं कि जिसके परिवार में माँ पिता बच्चा कोई ना कोई अस्वस्थ हैं, राशन दुकान राशन देना बंद कर दिया, स्कूल से बच्चे का नाम कट गया, लेकिन अभी तक इनके कान में जू नहीं रेंग रहा है कि हम लोगों से संवैधानिक रूप से बात भी करें, बात करने के लिए भी राजी नहीं है। और एक और दुखद बात आपको मैं बता दूं कि एन केन प्रकरण इन्होंने हमारे कार्यक्रम को, हमारी हड़ताल को, हमारे प्रदर्शन को तोड़ने का भी साजिश किया है। आज 24वां दिन है, 24 दिन में एक दिन भी यहाँ पर यह गाड़ी नहीं लगी हुई थी और आज यहाँ पर यह गाड़ी लगाया गया कि यहाँ पर यह आंदोलन नहीं करें। तो मैं आपके माध्यम से सचेत करता हूँ, बता देता हूँ कि हम
झुकेंगे नहीं। आप गोली चलवा दो, डंडा चलवा दो, मुझे जेल भिजवा दो मजदूरों को। राजधानी रांची में 10 थानेदारों का तबादला किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस इंस्पेक्टर राजीव कुमार लालपुर के नए थानेदार बनाए गए हैं। इससे पहले वे धुरवा के थानेदार थे। अरविंद कुमार सिंह को डेली मार्केट थाना का इंचार्ज बनाया गया है। सदर के थानेदार वेंकटेश कुमार चुटिया के नए थानेदार होंगे। वहीं चुटिया के थानेदार रवि ठाकुर को पुलिस लाइन बुला लिया गया है। श्याम किशोर महतो सदर के नए थानेदार बनाए गए। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार धुरवा के, सुनील कुमार तिवारी नामकुम के नए थाना प्रभारी बनाए गए। राजेश कुमार सिन्हा को सिविल कोर्ट का ऑफिसर इंचार्ज बनाया गया है। नीतीश कुमार अंचल निरीक्षक सोनाहातू बनाया गया है। महेंद्र कुमार करमाली को टाटी सिल्वे का थानेदार बनाया गया है। यह अधिसूचना एसएसपी सुरेंद्र झा के आदेश से जारी किया गया है। आज दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक राष्ट्रीय नीति आयोग नई दिल्ली भारत की प्रतिनिधि सदस्य निधि द्वारा राजकीयकृत मध्य विद्यालय पंडरा रांची की व्यवस्थाओं का अनुश्रवण किया गया। पूजा रांची जिला स्तरीय अनुश्रवण टीम सदस्य रांची के समन्वय में नीति आयोग प्रतिनिधि ने विद्यालय की स्वच्छता सफाई की गहन समीक्षा के साथ प्रयोगशाला, स्मार्टशाला, बाल संसद कैबिनेट सभा कक्ष, पुस्तकालय, बुक बैंक, एमडीएम स्टोर, पेयजल व्यवस्था, वर्ग कक्ष, प्रिंसिपल प्रकोष्ठ सहित पूरे विद्यालय परिसर का मुआयना किया। नामांकन एवं छात्र उपस्थिति का जायजा लिया। नीति आयोग टीम ने विद्यालय संचालन की व्यवस्था की तारीफ की। विशेषकर स्वच्छता, सफाई एवं बाल सांसदों की गतिविधियों को अनुकरणीय बताया है। नीति आयोग प्रतिनिधि के विद्यालय प्रधानाध्यापक अशोक प्रसाद सिंह, बाल संसद की शिक्षा मंत्री साक्षी कुमारी, शिक्षक मुकेश प्रसाद ने अपेक्षित सहयोग किया है। राजधानी में रांची महिला महाविद्यालय अनुबंध कर्मचारियों द्वारा रांची विश्वविद्यालय के अस्थायीकरण की मांग को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया। धरना प्रदर्शन के द्वारा बताया गया कि रांची विश्वविद्यालय द्वारा 36 अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण करने और महाविद्यालय अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण न कर महाविद्यालय अनुबंध कर्मियों के साथ अन्याय कर रहा है। अनुबंध कर्मियों का कहना है कि कुलपति कामिनी कुमार के आश्वासन के बाद भी हमें अब तक न्याय नहीं मिला है। पिछले 20 साल से हम सभी कर्मचारी रांची विश्वविद्यालय में अपना योगदान देते हैं, उसके बावजूद भी हमें अपना हक तक नहीं मिला। हम लोग रांची विमेंस कॉलेज में जितने भी भाई बंधु हैं, हम लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि रांची यूनिवर्सिटी में 36 कर्मचारियों का नियमितीकरण करने के लिए उनका लिस्ट तैयार हो गया, जबकि रांची यूनिवर्सिटी में कामनी मैम ने खुद से हम लोग के कॉलेज से, वीसी मैम जो भी हुई, वो हम लोग के कॉलेज से हम लोग का लिस्ट मांगा गया, जो कि हमारी प्रिंसिपल उस लिस्ट को भेजी। उस लिस्ट जाने के बाद मैम ने खुद हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जब हम सिंडिकेट की मीटिंग बैठाएंगे उस वक्त आप सभी अंगीभूत कॉलेजेस, रांची वीमेंसी ने जितने भी रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी अंगीभूत कॉलेजेस हैं, सभी के लिए कि सभी के प्रिंसिपल और प्रोफेसर इंचार्ज साथ में 2 कर्मी उसमें मौजूद रहेंगे। सबके सामने लिस्ट खुलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने स्तर पर सिंडिकेट की मीटिंग को बैठाया गया। उसके बाद उन लोग में सिर्फ आरयू की रांची यूनिवर्सिटी के 36 कर्मियों का नियमितीकरण का लिस्ट बना दिया गया। हम लोगों के साथ गलत हुआ, पक्षपात किया गया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही उन लोग 36 कर्मियों भाई बहनों को हुआ है, उसी तरह हम लोग क्योंकि हम लोग भी रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही कॉलेजेस से जो आते हैं, वहाँ के वो लोग 36 कर्मी भी काम करते थे, हम लोग भी काम करते थे। हम लोग भी 14, 15, 20 साल से कर रहे हैं। इससे सभी प्रकार के लोग हैं। 20 साल भी कार्यरत जो सेवा दे चुके हैं, 10 साल में, 8 साल में, जितने भी है, तो जो उनकी क्राइटेरिया है उस अनुसार हम लोग को भी नियमितीकरण किया जाए। आज हम लोग का जो धरना प्रदर्शन है वो रांची विश्वविद्यालय विवि जो प्रशासन है उससे हम लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि हम लोग को जो पेपर और माध्यम से जो भी व्हाट्सएप से हम लोग को जो सूचना प्राप्त हुई है कि रांची विश्वविद्यालय में 36 कर्मियों का है ना सेवानिवृत्त हुआ है, बाकी कॉलेजों का नहीं हुआ। इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं ताकि ये मैसेज जाए विवि प्रशासन के पास। और हम चाहते हैं ये मैसेज आप है ना ये हमारी सरकार, हेमंत सरकार के पास भी पहुँचाएँ, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है। हम लोग पिछले 10 से 15 वर्षों से रांची वुमेंस कॉलेज में काम कर रहे हैं, अनुबंध कर्मचारी हैं। तो हम लोग को हम लोग पूरा सेवा दे रहे हैं अपना तन मन से, और हमारी सेवा से छात्र शिक्षक बन रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, पुलिस बन रहे हैं, वीसी बन रहे हैं, आदि आदि, है ना। और हमारी सेवा देने में हमारी शिक्षा विभाग विफल है, तो ये एक चिंता का विषय है, ये नहीं होना चाहिए।
और हमारे रांची वुमेंस कॉलेज में पोस्ट भी है 100 से ज़्यादा है। हम लोग जो अनुबंध कर्मचारी हैं वो करीब 60-65 के लगभग में हैं। तो मैं VC से और सिंडिकेट से ये कहना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो रिक्त पद है, हम लोग जो इतना योगदान दिए हैं कॉलेज के लिए, तो हम लोग को अस्थायीकरण कर दें। ये अच्छा मैसेज होएगा। और इससे पहले जो 36 कर्मियों का हुआ उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ VC मैडम को, सिंडिकेट को, और जितने लोगों का हुआ उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम अनुबंध कर्मचारी का स्थायी। मैं चाहता हूँ कि इसी तरीक़ा से हमारे VC मैडम जो है वो हम लोगों के लिए रांची वुमेंस कॉलेज, मड़वाड़ी कॉलेज, अन्य कॉलेज जो रिक्त पद हैं उनमें बहाल कर दे। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी का चुनाव 26 से 28 सितंबर को होने वाला है। चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे और भावी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। इस क्रम में एग्जीक्यूटिव मेंबर के उम्मीदवार डॉक्टर अभिषेक रामाधीन ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मौका मिला तो वे व्यापार जगत से लेकर शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का भरपूर प्रयास करेंगे। मैं एक डॉक्टर भी हूँ और एक व्यवसायी हूँ। पिताजी बहुत बड़े व्यवसायी थे और चैम्बर के सेल टैक्स कमेटी, वैट कमेटी, अभी GST कमेटी सब में थे और उन्होंने काफ़ी उसमें काम किया है। अब क्वेश्चन ये है कि आई जस्ट वांट टू कैरी फॉरवर्ड माय फादर्स ड्रीम, माय फादर्स विजन, जो कि बहुत क्लियर था। व्यापारियों की लाइफ को बहुत, जो आज के दिन में क्लिष्ट हो गई है कोरोना को लेके, उसको और सिंप्लीफाई करना, उसको और सरल बनाना, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, और अगर कहीं भी किसी भी तरह से अगर उसमें कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो उसको सॉल्व करना। आज के दिन में मेरा जो मेन एजेंडा है आज के दिन में जो चैम्बर में जाने का, वो है कि डैडी के अपने ड्रीम को कैरी फॉरवर्ड करना, उनका जो सोच था, उनकी जो विचारधारा थी, उसको आगे बढ़ाना और लोगों की जहां तक हो सके मदद करना हर एक लेवल पे। रांची के कांके में 27 बेड के निर्मित कैंसर अस्पताल का निरीक्षण पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। उनके साथ स्थानीय सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कैंसर से पीड़ित होने पर राज्य के लोगों को बाहर जाना पड़ता था। इसी को ध्यान में रखकर जब रतन टाटा ने मोमेंटम झारखंड में रांची आए थे तो उनसे आग्रह किया गया था और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी थी। हमें लगता है कि 2022 से यहाँ इलाज शुरू हो जाएगा। यह हमारी पूर्व की सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। आपको बता दें कि रघुवर दास ने बतौर मुख्यमंत्री रतन टाटा के साथ 2018 में शिलान्यास किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रतन टाटा को रिनपास की भूमि 1 रुपये के लीज पर दी थी। देखिए, हमारी जब सरकार थी तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि राज्य के जनता को जब हमारा कोई कैंसर से पीड़ित हो जाता था, हमारा परिवार, तो उससे बॉम्बे या दिल्ली जाना पड़ता था और उसे काफ़ी तकलीफ होती थी रहने के लिए, रहने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था। और इसी को ध्यान में रखते हुए जब मोमेंटम झारखंड में आदरणीय रतन टाटा जी आए थे तो हमने उनसे अनुरोध किया कि टाटा झारखंड की एक कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि में एक कैंसर हॉस्पिटल आपके द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा बननी चाहिए। और उन्हें तुरंत सहमति दी और तुरंत ही शिलान्यास दी और आज देखकर काफ़ी खुशी हो रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर में लगभग अब 2-3 महीने के बाद काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2022 से यहाँ इलाज शुरू हो जाएंगे, ताकि हमारी झारखंड की जनता को कहीं भी अब कैंसर पीड़ित को दूसरे प्रदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत बड़ी इस राज्य की जनता को रतन टाटा जी, टाटा ट्रस्ट ने जो उपहार दिया उसके लिए 3.25 करोड़ जनता उनका आभारी है। सर, यहाँ के स्थानीय को रोजगार मिले, इसको लेकर क्या कुछ आपको? नहीं, निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय लोग को ही रोजगार मिलेंगे, लेकिन जो जैसे में काफ़ी टेक्नीशियन की ज़रूरत होगी, तो उस हिसाब से जो स्किल्ड वर्कर, अभी सरकार की जिम्मेदारी है कि इस हॉस्पिटल में जो बहाली हो, टेक्निकल हैंड हो चाहे अनटेक्निकल हैंड हो, तो सबको प्रशिक्षित करने का राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि यहाँ के स्थानीय लोग को रोजगार मिल सके। विधायक सरयू राय के आवास में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती के अवसर पर बृहद सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। यह अभियान 25 सितंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा। इस संस्था के अंतर्गत वर्ष के अंत तक 5 लाख से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड, बिहार सहित देश भर के युवाओं, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पर्यावरणविदों, प्रकृति प्रेमी तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाने वाले को विशेष रूप से पार्टी में आमंत्रित कर उन्हें सदस्य बनाया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी प्रतीक के रूप में अंगीकार किए गए दोस्त कभी विधिवत विमोचन पार्टी अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। जनहित में कार्य करने के लिए हम अब पटल पर आए हैं। आप सबों का सहयोग, जनता का सहयोग
हम सबों को मिलेगा और हम सभी मिलकर एक अच्छे प्रदेश की रचना करेंगे, क्योंकि प्रदेश युवा अवस्था में हमारा है। 21 साल हो गए झारखंड को बने हुए, सारी पार्टियों ने मिलकर यहाँ राज किया, लेकिन विकास के नाम पर और भी राज्य बने हैं इसके साथ, लेकिन वहाँ किस तरह की विकास है, यहाँ क्या विकास है आप सभी जानते हैं। और साथ ही हमने यही देखा है, हम लोगों ने महसूस किया है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब हम सबों को राज्य को व्यवस्थित करने के लिए जब तक भ्रष्टाचार मुक्त समाज व्यवस्था नहीं बन पाएगा तब तक हमारे प्रदेश का विकास नहीं होगा। इन आकांक्षाओं आशाओं के साथ हम सभी यहाँ आज आप लोगों ने आमंत्रित किए थे। तो कल 25 तारीख को प्रदेश सदस्यता अभियान एक संगोष्ठी 4 बजे से, और दूसरा हमारा कार्यक्रम जिसके बारे में मैंने बताया कि सभी लोग लगे हैं बड़े कार्य को करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। भारतीय जनता मोर्चा, भाजपा और बीजेपी की तरफ से और हमारे जो भी लोग हैं सबों की तरफ से बहुत बहुत कार्य हम सभी कर रहे हैं। अभी आज सबसे बड़ा कार्य यही है कि अब हम लोग संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए सदस्यता अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में मुकेश जी हैं, मुकेश पांडे जी जो उपाध्यक्ष हैं, इनके बगल में हमारे आशीष शीतल मुखर्जी जी हैं जो महासचिव हैं, इनके बगल में कार्यालय मंत्री हैं हमारे डॉक्टर ओपी पांडे जी, और हमारे बगल में किनारे में हैं यहाँ अभी हम लोगों ने महानगर का अध्यक्ष बनाया है श्री अशोक जी हैं, अशोक सिन्हा जी। और आज ही हम आप सबों के समक्ष धनबाद से हमारे भाई आए हैं, इनको हम लोगों ने आज घोषणा कर रहे हैं आपके समक्ष कि भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा का अध्यक्ष हम सबों ने अभी अमेय विक्रमा। आज आईपीएल 14 फेज 2 में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। मैच शारजाह में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। फेज 2 में धोनी की टीम ने अपने पहले ही मैच में जीत दर्ज की थी, वहीं बेंगलुरु की टीम को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। धोनी की टीम इस मैच को जीतकर फिर से पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंचना चाहेगी। चेन्नई के 8 मैच में 12 अंक और बेंगलुरु के इतने ही मैच में 10 अंक हैं। आईपीएल के इतिहास में आरसीबी और सीएसके की टीम अब तक 27 बार आमने सामने आई है। चेन्नई ने कुल 17 मैच में जीत दर्ज की है, वहीं आरसीबी को सिर्फ 9 मैचों में जीत मिली। बेंगलुरु के खिलाफ पिछले 11 मुकाबलों में से चेन्नई ने 11 मैच जीते हैं। झारखंड के पलामू जिला प्रमंडल क्षेत्र अंतर्गत NH 75 एवं 98 के निर्माण एवं भू अर्जन की प्रक्रिया में तेजी आने से सड़क चौड़ीकरण का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो सकेगा। प्रथम चरण में सर्वप्रथम NH 75 के गढ़वा रहला बाईपास खंड का कार्य दुर्गा पूजा से पूर्व शुरू होगा। इसके लिए सभी मिलकर प्रयास करें ताकि स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों को भी बेहतर सड़क का फायदा मिल सके। उक्त बातें आयुक्त जटा शंकर चौधरी ने कही। वे कार्यालय में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 75 एवं 98 के निर्माण एवं भू अर्जन की प्रगति की समीक्षा किए। आयुक्त जटा शंकर चौधरी ने पलामू जिला अंतर्गत विश्रामपुर प्रखंड के केतात खुर्द, केतात कला एवं गुरहा कला गांव में विशेष कैंप लगाकर रैयतों के लंबित मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इसके लिए तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। केतात खुर्द, केतात कला एवं गुरहा कल गाँव में 25 सितम्बर 2021 को विशेष कैंप आयोजित कर रैयतों के लंबित मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। इस विशेष कैंप में अंचल अधिकारी, भू अर्जन पदाधिकारी के साथ साथ अन्य संबंधित कर्मियों को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है ताकि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करने में सहूलियत हो। आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को गांव-गांव में विशेष कैंप लगाकर एलपीसी निर्गत करने एवं मुआवजा राशि भुगतान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गाँव में 4 दिन के अंतराल में अलग अलग 2 दिन कैंप लगाए। पहले दिन के कैंप में एलपीसी निर्गत करने का कार्य संपादन करें एवं दूसरे दिन के कैंप में मुआवजा राशि भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि सड़क निर्माण कार्य की प्रक्रियाओं में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि गांव में कैंप लगाने से ग्रामीण जनता को मुआवजा लेने को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। आयुक्त ने सभी अधिकारियों को अधिग्रहित भूमि को लेकर रैयतों को एलपीसी निर्गत करने एवं संबंधित रैयतों को मुआवजा भुगतान में गति लाने का निर्देश दिया।
साथ ही अधिगृहित जमीन को NHI को हस्तांतरित किया जाना शेष है, उसे शीघ्र हस्तांतरित करने एवं जिन स्थानों पर रैयतों के साथ कुछ समस्या आ रही है वहां की रैयतों से समन्वय स्थापित कर उन्हें सरकारी प्रावधान एवं NH निर्माण से होने वाले फायदों से अवगत कराने का निर्देश दिया। बता दें कि NH 75 को 4 लेन में चौड़ीकरण करने हेतु 5 भागों में बांटकर कार्य हो रहा है। इसमें कुड्डू उदयपुरा भोगू, भोगू संखा खजूरी एवं खजूरी विडमगंज शामिल है, जिसमें प्रथम चरण में गढ़वा रेहला बाईपास खंड का कार्य पूरा किया जाना है। केंद्र सरकार ने वर्गों की जातिगत जनगणना को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने 2021 की जनगणना में ओबीसी की गणना नहीं करने का फैसला लिया है। स्पष्ट कर दिया है कि कोई जातिगत जनगणना नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सरकार ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है। इससे पूरी या सही सूचना हासिल नहीं की जा सकती है। ओबीसी जनगणना को लेकर केंद्र का रुख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में बिहार के 10 दलों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की थी। कोर्ट में दायर हलफनामे के मुताबिक सरकार ने कहा है कि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में काफी गलतियां एवं अशुद्धियां हैं। जातिगत जनगणना को लेकर देश में लंबे वक्त से बहस छिड़ी हुई है। इस मसले पर अब केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती करना कठिन काम है। सरकार द्वारा दाखिल जवाब में कहा गया है कि साल 2011 की जनगणना के मद्देनजर सरकार के पास हर जाति की गिनती का कोई ठोस डाटा नहीं है। सरकार का मानना है कि साल 2011 में किया गया सोशल, इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस गलतियों से भरा हुआ है। अपने जवाब में केंद्र ने 2021 की जनगणना में जाति का सेक्शन जोड़ने का विरोध किया है। सरकार ने कहा है कि ऐसा करना बेहद ही कठिन होगा, इससे डाटा में गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे में 2021 की जनगणना में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस रुख से उन तमाम राजनीतिक दलों, संगठनों को झटका लगा है जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। अब बात करेंगे बिहार की खबरों में पंचायत चुनाव की। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज 10 जिलों के 12 प्रखंड में मतदान हो रहे हैं। इसके लिए करीब 2119 मतदान केंद्रों पर करीब 11,48,000 मतदाता मतदान करेंगे। जहानाबाद के काको प्रखंड में प्रथम चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। गांव की सरकार चुनने के लिए वोटरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मतदान शुरू होते ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लग गई। इस दौरान मतदाताओं में कोरोना वायरस का भी डर देखने को नहीं मिल रहा है। प्रशासन के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। डीएम, एसपी भी लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि वहां कोई भी गड़बड़ी ना की जा सके। गौरतलब है कि काको प्रखंड में 14 पंचायतों के लिए कुल 6 पदों के लिए होने वाले चुनाव में 4 पदों के लिए मतदाताओं द्वारा ईवीएम से वोट डाले जा रहे हैं, जबकि 2 पदों के लिए बैलेट पेपर से वोट डाले जा रहे हैं। काको प्रखंड के 14 पंचायतों में कुल 195 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,04,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 54,654 पुरुष मतदाता तथा 50,215 महिला मतदाता है। चुनाव को शांतिपूर्ण, भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्र पर 6 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराया जा सके। पटना में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डॉक्यूमेंट चेकिंग के दौरान एक अफगानी युवक को सीआईएसएफ के जवानों ने हिरासत में ले लिया। अफगानी नागरिक का नाम जावेद नियाजी बताया जा रहा है। जावेद नियाजी के वीजा की वैधता अवधि समाप्त हो गई थी, बावजूद इसके वह भारत में रह रहा था। यही कारण था कि सीआईएसएफ के जवान ने उसे हिरासत में लिया और उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि नियाजी मेडिकल ग्राउंड पर भारत आया था और उसे जनवरी से लेकर जुलाई तक भारत में रहने की अनुमति थी। जानकारी के अनुसार वह दरभंगा में रहने वाले अपने दोस्त अरमान से मिलने आया था। इसके बाद बीते कल इंडिगो विमान से दिल्ली जा रहा था। इसी बीच उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस बार सितंबर महीने में मौसम विभाग की माने तो बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। आमतौर पर मानसून सितंबर मध्य से वापस होने लगता है, लेकिन इस बार देश भर में कई राज्यों में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर पूरे झारखंड में दिख रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इसका असर 28 सितंबर तक झारखंड के कई जिलों में रहेगा।
कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आज झारखंड के जिले में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने बताया है कि वर्तमान में एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्व हिस्से के ऊपर बना हुआ है। इसका टर्फ लाइन तेलंगाना तक फैला हुआ है। वहीं मानसून का टर्फ लाइन भी इस कम दबाव के क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। एक अन्य चक्रवातीय क्षेत्र म्यांमार के तटीय इलाके में भी बना हुआ है और साथ ही इसी इलाके में एक अन्य चक्रवातीय क्षेत्र 24 सितंबर तक बनेगा, जो अगले 48 घंटों में ओडिशा के तट पर टकराएगा। इसका असर भी राज्य में देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21 भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई खबर है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।